मेरे प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आपका स्वागत है। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या वेव इम्पीडेंस या इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। और इसमें हम थोड़ा सा अपने अतीत में जाएंगे और लास्ट वाले लेक्चर का एक रिलेशन यूज करेंगे। तो हमारा लास्ट का लेक्चर क्या था? ट्रांसवर्स करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ट्रांसवर्स करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास 3 इक्वेशन निकले थे। एक इक्वेशन था k डॉट ई इक्वल टू 0, जिसमें हमने ये पाया था कि जो वेव वेक्टर k है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E के परपेंडिकुलर है। दूसरा इक्वेशन निकला था k डॉट h इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग पाए थे कि वेव वेक्टर k इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर H। और एक और इक्वेशन था जिसमें हमको मिला था k क्रॉस E इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा H, जिसमें H जो था वो k और E के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट था। तो इससे ये पता चला था कि मैग्नेटिक फील्ड H वेव वेक्टर k इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E के परपेंडिकुलर है। यानी अब तीनों ही k, E और H आपस में परपेंडिकुलर हैं, और तो हम कह सकते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स। यही तीसरे वाले रिलेशन को हम यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। इसी दिन के लिए इसको लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे कि फ्रॉम ट्रांसवर्स करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिना किसी भेदभाव के, बिना कुछ सोचे विचारे। हमारा इस पर अधिकार हो गया इस इक्वेशन पे। तो क्या लिखेंगे कि फ्रॉम ट्रांसवर्स करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव, पूरा आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारे पास क्या है k क्रॉस E इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा H। अब एक बात और सोच लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमको निकालना है वेव इम्पीडेंस। तो भैया चाहे इम्पीडेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे रिएक्टेंस हो, तीनों विरोधी पार्टियां हैं। तीनों का काम क्या है? करंट का विरोध करना, करंट का अपोज करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही मिलेंगे। और यहाँ पर देखना है क्या, अच्छा, जो रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है, रिएक्टेंस जो विरोध करते हैं, इनका यूनिट क्या है? क्या E और H का कोई रिलेशन इनसे मिल रहा है? तो अगर हम E और H का रेशियो लें और इसकी यूनिट निकाल लें, तो ये रेशियो आता है वोल्ट पर एम्पियर में, ठीक है। और वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम, क्योंकि वोल्टेज अपान करंट, वोल्ट पर एम्पियर, यही क्या है? रेजिस्टेंस, जो कि ओम है। तो ये E/H का रेशियो जो आएगा वो यहाँ से निकालेंगे, ये कांस्टेंट आएगा, और इसका जो यूनिट आएगा वो इम्पीडेंस की यूनिट के बराबर आएगा। तो इसी E/H को ही हम क्या बोल देंगे? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैसे बोलेंगे? प्रूव करने के बाद, अभी हवा में नहीं बोल देंगे। तो पहले हम यूनिट निकाल लें E/H का, और ये देखें कि क्या ये वोल्ट पर एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यूनिट ऑफ E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एक होती है वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर मीटर, सॉरी, ठीक है। कैसे? आपने एक फार्मूला पढ़ा है, E इक्वल टू V/D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई? वोल्ट पर मीटर। और यूनिट ऑफ H क्या है? ये बात किसी से छुपी नहीं है, इट इज एम्पियर पर मीटर। देयरफॉर यूनिट ऑफ E/H, E अपॉन H, ये क्या हो गया? इट इज वोल्ट पर मीटर, E की यूनिट, अपॉन एम्पियर पर मीटर, H की यूनिट, मीटर कैंसिल, और ये क्या आया? वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम क्या बोलेंगे?
ओम। तो एक बात ये सामने आ गई कि E/H क्या है, इसकी यूनिट ये वोल्ट पर एम्पियर या ये यूनिट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस की यूनिट के बराबर है। तो E/H को हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कह सकते हैं अगर ये कांस्टेंट हो जाए। अब देखते हैं कांस्टेंट है कि नहीं। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में है और यहाँ हमने E/H का रेशियो स्केलर फॉर्म में लिया है। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लें और देखें कि मैग्नीट्यूड कितना आता है। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेशन 1, देखते हैं हम क्या पाते हैं। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भैया, ये हुआ मैग्नीट्यूड के क्रॉस ई, दिस इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा मैग्नीट्यूड एच। अच्छा, ए क्रॉस पी क्या होता है, इट इज ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप। तो के क्रॉस ई क्या होगा, के ई साइन थीटा एन कैप। लेकिन मैग्नीट्यूड जब लेना होता है तो एन कैप को हटा देते हैं और वहाँ ए बी साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ के ई साइन थीटा होगा। अच्छा, थीटा क्या है, वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ के और ई के बीच का एंगल क्या है, अभी हमने यहाँ भी क्वेश्चन लिखा था यहीं पर कि के डॉट ई इक्वल टू 0, मतलब के ई के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ तो थीटा 90 है। तो के क्रॉस ई क्या हो गया, ई के ई साइन थीटा ना हो के क्या हुआ, साइन 90, बिकॉज एंगल बिटवीन वेव वेक्टर के एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। और यहाँ म्यू नॉट ओमेगा है तो मैग्नीट्यूड है ही, एच इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इट इज योर इक्वेशन 2 हम यहाँ लिख सकते हैं। पहले यहाँ लिख लें कि सिंस के इज परपेंडिकुलर टू ई, देयरफॉर थीटा क्या हुआ, 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ क्या आ जाएगा, के ई साइन 91 हो गया, दिस इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा एच। या हमको क्या चाहिए, E/H का टेस्ट करना है। तो E/H क्या हो जाएगा, इट इज म्यू नॉट ओमेगा अपान के। इट इज योर इक्वेशन 2। और ओमेगा अपान के क्या होता है, वेव वेलोसिटी। ओमेगा अपान के भी कह सकते हैं, न्यू लैम्डा भी कह सकते हैं, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और के होता है 2 पाई बाई लैम्डा। वेव वेक्टर के क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है, 2 पाई न्यू। देयरफॉर ओमेगा अपान के क्या है, दिस इज ओमेगा की जगह पे 2 पाई न्यू लिख दें, के की जगह पे ये लिख दें 2 पाई बाई लैम्डा, ये कट गया, लैम्डा ऊपर गया, इट इज न्यू लैम्डा एंड इट इज वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। और क्योंकि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी के इक्वल, सिंस इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो इट्स वेव वेलोसिटी इज c। तो सिंस इन फ्री स्पेस वेव velocity of electromagnetic wave is velocity of light c, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू c और यही वेव वेलोसिटी है। देयरफॉर ओमेगा अपान के क्या हुआ, c हो गया। सो नाउ क्वेश्चन 2 बिकम्स, क्या हुआ इक्वेशन 2 कि जो E/H आया, म्यू नॉट तो था, ओमेगा अपान के जगह पर क्या लिखोगे, c, म्यू नॉट इंटू c। इट इज योर इक्वेशन 3। अब भैया म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जो कि कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट क्या इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷।
सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ही कांस्टेंट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक कांस्टेंट ही आएगा, है ना। तो E/H का रेशियो प्रूव हो गया कांस्टेंट है। और क्या प्रूव हुआ कि इस रेशियो का जो यूनिट है वो इम्पीडेंस के यूनिट के बराबर है। तो आप क्या लिखोगे कि सिंस रेशियो E/H इज कांस्टेंट एंड इट हैज़ यूनिट और डायमेंशंस ऑफ इम्पीडेंस, क्योंकि इम्पीडेंस यूनिट है, सो इट इज नोन एज करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और वेव इम्पीडेंस और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। इतनी बात आप लिखेंगे। सिंस क्या बताएंगे, सिंस रेशियो E/H इज कांस्टेंट एंड इट हैज डायमेंशंस और यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, सो इट इज नोन एज वेव इम्पीडेंस। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, सिंस रेशियो E/H is constant in free space and it has, क्या होगा इसके पास, यूनिट और डायमेंशंस ऑफ impedance, therefore it is known as, therefore it is known as, क्या कहलाएगा ये, करेक्टरिस्टिक और वेव और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। देयरफॉर करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को अगर हम Z0 से दिखाएं तो Z0 क्या हो जाएगा, E/H। देयरफॉर करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 क्या हो गया, इट इज E/H। ठीक है। सो और Z0 क्या हो जाएगा, लेट इट बी योर इक्वेशन 4, ये क्या हो जाएगा, μ0 इंटू C, इक्वेशन 5, सिंस इट कम्स फ्रॉम 3। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन निकाल रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने C की वैल्यू निकाली थी √1/μ0 इंटू ε0। तो उस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर लें, क्योंकि μ0 की वैल्यू होती है, ε0 की वैल्यू होती है, दोनों को हम पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी। वैसे इससे भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि μ0 क्या है आपका, μ0 है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड C इज 3 × 10⁸। तो यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम उस फॉर्म में जनरली पुट करते हैं। ठीक है, इसका यूज है, तो C की हम उस वैल्यू को पुट कर दें विच इज μ0 इंटू ε0 का रूट 1/, करके। ओके, तो आओ शुरू करते हैं। सिंस C इज √1/μ0 इंटू ε0, √1/μ0 इंटू ε0। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 5 में पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 5 बिकम्स, लेट इट बी योर इक्वेशन 6। नाउ इक्वेशन 5 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 5 बिकम्स, क्या हो जाएगा इक्वेशन 5 आपका, Z0 हो गया μ0 इंटू C की जगह पे क्या रखोगे, 1/μ0 इंटू ε0, और इसको आप रूट के अंदर ले जाओगे
तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, Z0 इक्वल टू रूट म्यू नॉट को अंदर ले गए, स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो गया। तो एक फार्मूला आपका और निकल आया, तो इज रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन कौन सा 7। यहाँ से एक चीज़ और प्रूव कर सकते हो कि E/H की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि ये भी Z0 है। तो अच्छा, इन दोनों की वैल्यू है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, पुटिंग वैल्यूज ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट इन 7, आपके पास करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, रूट म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 10⁻12। ये दोनों वैल्यू पुट करते हो तो लगभग सॉल्व करने पे आता है 370.6 ओम्स। ये है आपके करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसके क्वेश्चन 8 मान लो, तो फ्रॉम 4 and 8 यहीं तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये भी Z0 है, ये भी Z0 है, तो यहाँ से E/H जो हो गया वो 376.6 ओम हो गया। इसके क्यों बताया, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे जो पॉइंटिंग वेक्टर पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इसी पे बनते हैं, ठीक है, जिसमें इसका इम्पॉर्टेंस है, ये भी एक पार्ट है। तो आपको ये याद होनी चाहिए वैल्यू, आप वहाँ डायरेक्ट लिख दोगे कि E/H की वैल्यू क्या है 376.6 ओम। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त। अब हम लोग मिलने वाले हैं अगले लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।